अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेव फ्रंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द वेव फ्रंट्स, और हमने ये भी सीखा था कि कैसे अगर हमारे पास प्लेन सोर्स ऑफ लाइट हो तो उससे जो वेव फ्रंट्स निकलेंगी वो प्लेन वेव फ्रंट्स होंगी। अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो तो उससे जो वेव फ्रंट्स निकलेंगी, लाइट निकलेगी वेव फ्रंट्स में, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगी। अगर हमारे पास ट्यूबलाइट के शेप में कोई सोर्स ऑफ लाइट हो तो उसके इर्द गिर्द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के शेप में वेव फ्रंट्स निकलेंगी। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है और इस लाइट के रिफ्लेक्शन को हम वेव फ्रंट्स के टर्म में समझेंगे। सबसे पहले हमें यह सीखना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज से अगर लाइट टकराकर उसी साइड को वापस आ जाए तो इस बाउंसिंग ऑफ प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। व्हेन rays of light got bounce off to the same side after striking with an opaque surface, the process is called reflection of the light. इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अच्छा, यहां पर देखें, ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी सरफेस से अगर कोई लाइट टकरा रही है और उससे टकरा कर उसी साइड को वापस आ जाए तो इस अमल को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट्स के टर्म में हम समझेंगे। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट से और रेज में कैसे होती है। फर्ज कर लें यहां से लाइट आ रही है, यहां पर कोई लाइट वाला सोर्स पड़ा हुआ है और यहां से लाइट आ रही है। जैसे ही लाइट आएगी तो ये जो लाइट की रेज होंगी, ये लाइट आ रही है, ये जो लाइट आएगी तो ये लाइट आकर इस सरफेस से टकराएगी। अभी मैंने इस लाइट को रेज में दिखाया हुआ है और हमें पता है कि वेव फ्रंट और रेस के बीच में 90 डिग्री होती है। तो हम क्या करेंगे, इस रे से एक लाइन खींचेंगे जो 90 डिग्री पर होगी, यहां से वही लाइन लेवल पर जो 90 डिग्री हो उसी लेवल पर 90 डिग्री पर इस रे पर लाइन बनानी पड़ेगी। ये हमें लाइन बनानी पड़ेगी, इस पूरी लाइन को आपस में जोड़ना पड़ेगा। इसको जब जोड़ेंगे हम तो हमें एक वेव फ्रंट मिलेगी और ये वेव फ्रंट आपको पता है प्लेन वेव फ्रंट है। और आगे भी ऐसी वेव फ्रंट आएगी, ये भी वेव फ्रंट, ये भी वेव फ्रंट, ये भी सो ये वेव फ्रंट्स आएंगी। वेव फ्रंट्स ये प्लेन वेव फ्रंट्स है। इसको आप कुछ इस तरह से समझें कि दूर सूरज से रोशनी आ रही है, हमें पता है कि सूरज बहुत दूर होता है जिस वजह से उसकी जो वेव फ्रंट्स होती तो स्फेरिकल है, पर आते आते वो प्लेन वेव फ्रंट्स में तब्दील हो जाती हैं। फर्ज कर ले कोई सरफेस पड़ा हुआ है और सूरज से लाइट आ रही है तो आप लाइट को क्या मानोगे, लाइट को मानेंगे प्लेन वेव फ्रंट। ये बात सबको पता है कि सूरज स्फेरिकल है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट माना जा सकता है, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालता रहता है। और ये जो सूरज है स्फेरिकल वेव फ्रंट बिल्कुल निकाल रहा है, पर हमारी अर्थ सूरज के नजदीक नहीं, बहुत दूर है। दूर दराज इलाका जो होता है, जो भी दूर दराज डिस्टेंस हो तो लार्जेस्ट डिस्टेंस पर स्फेरिकल वेव फ्रंट कन्वर्ट हो जाती है प्लेन वेव फ्रंट में। तो सूरज निकाल स्फेरिकल वेव फ्रंट रहा है पर अर्थ पर क्या पहुंचेंगी, प्लेन वेव फ्रंट। फर्ज कर लें कि सूरज से ये वेव फ्रंट्स आ रही हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं। अगर ये वेव फ्रंट्स से हैं, ये आ रही हैं, सूरज से वेव फ्रंट्स आ रही हैं। अभी इसको जाने दीजिए। फर्ज कर लें दूर दराज इलाके में सूरज है और सूरज से रोशनी आ रही है, तो रोशनी को कैसे दिखाएंगे हम, प्लेन वेव फ्रंट से दिखाएंगे। अच्छा, इसको मैं ऐसा करता हूँ, रीड्रॉ करता हूँ, ये देखें, इसको भी रीड्रॉ करता हूँ। या यहाँ पर देखें, ये हमारे पास फर्ज कर लें कोई सरफेस है और ये जो सरफेस है ये सरफेस एक ओपेक सरफेस है। मैं बताऊंगा आखिर में कि ओपेक सरफेस क्या होता है। अभी आप इस लफ्ज को याद करना, ओपेक। यहां पर देखें सूरज से रोशनी आ रही है और ये जो रोशनी है ये रोशनी प्लेन वेव फ्रंट से आ रही है। प्लेन वेव फ्रंट के ट्रेवलेंस में लाइट आ रही है।
अकॉर्डिंग टू द प्लेन वेव फ्रंट्स। अच्छा, ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट से रोशनी आ रही है, ये प्लेन वेव फ्रंट रोशनी ले आ रहा है। अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ये वेव फ्रंट से जो लाइन परपेंडिकुलर हम बनाएंगे वो कहलाती है रे। सो दीज थ्री लाइंस आर कॉल्ड रेज ऑफ लाइट। यहां पर देखें, ये लाइट आ रही है, इस लाइट, ये जो लाइट आ रही है, आने वाली लाइट को कहा जाता है इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट। अच्छा, ये जो लाइट आ रही है, इस लाइट को देखिए जब टकरा रही है सरफेस से, तो इस सरफेस से टकराने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर ये इसकी जो दूरी है, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को लेट्स सपोज बी पॉइंट कह लेते हैं। अब क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहां पर बी पॉइंट पहले टकरा रही है। सीधी सी बात है, बी पॉइंट को फर्ज कर ले, कोई अगर स्टोन, कोई भी बॉल किसी ग्राउंड सरफेस से टकराए तो ग्राउंड सरफेस उसको रिएक्शन देगा, रिएक्शनल फोर्स देगा और वो बाउंस ऑफ होगा, बाउंस बैक हो जाएगा। यहां पर भी ऐसा ही होगा, लाइट को भी सरफेसेस रिफ्लेक्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं, जिस वजह से इसको ऐसा समझे किसी बॉल को ऊपर की तरफ फोर्स लगा। सो ये जो पॉइंट है ये ऊपर चली जाएगी। फर्ज कर ले इसने 1 सेकंड लिया ऊपर जाने के लिए, तो 1 सेकंड में ये तो आएगी ना, ये भी उसी मीडियम में है। मीडियम मतलब वो जरा वो मटेरियल, जिस मटेरियल में लाइट ट्रेवल कर रही है, एयर इस वक्त हमारे लिए मटेरियल है, मीडियम है। सो एयर में बी पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रही है, एयर में ए पॉइंट आ रही है। जैसे ही ये पॉइंट आएगी, 1 सेकंड में अगर ये बाउंस ऑफ हो गई तो 1 सेकंड में ये यहां पहुंचकर टकरा कर यहां पहुंच गई। आप देखें, ये रही बी पॉइंट, ये रही ए पॉइंट। दोनों के लिए आप ये कह सकते हैं कि पहले इन दोनों का जो फेज था वो 0 डिग्री था, अब 180 डिग्री है। मतलब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके गई है। यहां पर देखें, ये बी पॉइंट यहां पर आ गई, ये ए पॉइंट यहां पर आ गई, टकरा कर आ गई। दोनों को आप आपस में मिला लें तो ये एक वेव फ्रंट बन जाएगी, और ये आगे जाएगी यहां, ये जाएगी आगे यहां। फिर से वेव फ्रंट कहां बनेगी, वेव फ्रंट बनेगी यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे वेव फ्रंट्स बनती जाएंगी। ये जो वेव फ्रंट्स आप देख रहे हैं, ये वेव फ्रंट से लाइट के वेव फ्रंट से, वेव फ्रंट मींस एक पैटर्न, जिस पैटर्न में लाइट ट्रेवल कर रही है। यहां पर देखें, ये लाइट यहां से आ रही है, टकरा कर यहां जा रही है। अब हम देखें तो हमें पता चलेगा, ये जो लाइट थी ये आने वाली थी, टकरा कर जो जाने वाली लाइट है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, या ये इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। अच्छा, ये लाइट इंसिडेंट लाइट थी, ये लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है। अगर आप इन्हें रोशनी की रेज को इंसिडेंट रेज बोल रहे हो तो इनको कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रेज। अगर हम देखें तो हमें यहां पता चलेगा कि ये जो रे है और ये जो रे है, इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं, ये रे आने वाली, ये रे जाने वाली। ऐसा कर लेते हैं, यहां पर एक लाइन बना लेते हैं, इमेजिनरी लाइन। इस लाइन का वजूद नहीं होता, ये लाइन हम अपनी मदद, सिंपलिसिटी, सपोजिशन से बना लेते हैं। ऐसा क्यों बनाया जाता है मैं आपको बताता हूं। इस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल लाइन। इसका कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारी स्टडी में बस इसका इंपॉर्टेंस है। ये सपोज की गई लाइन है। ये जो लाइन है, ये लाइन हमेशा सरफेस से, ये जो सरफेस होगा रिफ्लेक्टेड सरफेस, इससे हमेशा 90 डिग्री पर होगी। आपको ये लाइन और ये लाइन दोनों देखें, बीच में कौन सी एंगल है, 90 डिग्री है। यहां पर देखें, ये जो हमारे पास आने वाली लाइट है इंसिडेंट रे, और ये जो जाने वाली रे है ये रिफ्लेक्टेड रे। द प्रोसेस इन विच रेज ऑफ लाइट कमिंग एंड
striking with a surface and the surface gets bouncing off these rays of light. The process is called reflection of light. In terms of wavefront, we have understood the concept of the wavefronts. यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल को आप देखें, ये नॉर्मल हमेशा बनाया जाता है। क्यों? ये बात आपको बताने के लिए कि अगर आप एंगल देखें, इस नॉर्मल जो इमेजिनरी लाइन आपने बनाई है, इस नॉर्मल और ये इंसिडेंट के बीच में ये जो एंगल बन रही है, ये एंगल थीटा आई के नाम से पहचानी जाती है। थीटा आई का मतलब होता है इंसिडेंट रे एंगल। और अगर आप इसी नॉर्मल के साथ एंगल देखें, वो एंगल इससे रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रही है, इसको हम थीटा आर के साथ पहचानते हैं। ये रही थीटा आई, ये रही थीटा आर। मींस जो एंगल ये इंसिडेंट रे बना रही है, किसके साथ? सरफेस के साथ या नॉर्मल के साथ? जवाब है नॉर्मल के साथ। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, किसके साथ? सरफेस के साथ या नॉर्मल के साथ? जवाब है नॉर्मल के साथ। दोनों बराबर होती हैं। ये जो हमारे पास है, इसके एक पॉइंट हमने सीखी, वो पॉइंट कौन सी है? वो पॉइंट ये है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, दोनों की एंगल्स हमेशा बराबर होती हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आने वाली रोशनी होती है, उसकी एंगल, जिसको थीटा आई बोला जा रहा है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो जाने वाली लाइट है, उसकी जो एंगल बन रही है, जिसको थीटा आर बोला जा रहा है, आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के बराबरी हमेशा रहती हैं। साइन थीटा आई इक्वल्स टू साइन थीटा आर, मींस साइन फंक्शन लेकर अगर हम देखें तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसमें अगर आपको एमसीक्यू दिया जाएगा तो कुछ इस तरह से दिया जाएगा, सपोज a light is incident on an opaque surface, the angle the light making with the opaque surface is 30 degree. What is the angle of reflection? आपको सवाल में ये बताया जा रहा है, फर्ज कर लें आने वाली लाइट ओपेक सरफेस के साथ 30 डिग्री बना रही है। 30 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब 30 डिग्री फ्रॉम ओपेक सरफेस टू इंसिडेंट लाइट। ये वाली एंगल हमें काम की है, पर एमसीक्यू में कौन सी एंगल दी गई है? नीचे वाली। ये मसला हो गया। हमें पता है यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कहा गया है, अगर इंसिडेंट लाइट 30 डिग्री बना रही है सरफेस ओपेक के साथ, तो हमें बताएं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी। अगर आने वाली रोशनी 30 डिग्री बना रही है ओपेक सरफेस के साथ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी? आप कहेंगे 30 डिग्री, तो जवाब होगा गलत। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ काउंट की जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी नॉर्मल के साथ काउंट की जाती है। ऐसा समझे, y एक्सिस के साथ, पर यहां पर हमें x एक्सिस के साथ एंगल दी गई है। सो इस एंगल को आप ऐसा कर लें, y एंड x के बीच में टोटल 90 डिग्री होती है। 90 में से 30 को माइनस कर लें, कितनी हो जाएगी इंसिडेंट एंगल? वो हो जाएगी 60 डिग्री। और यहां पर भी कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगी। अगर आपको ये कहा जाए, फर्ज कर ले इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मेकिंग 30 डिग्री विद द ओपेक सरफेस, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 60 डिग्री। अगर आपको ये कहा जाए, सपोज दैट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट making 25 degree with the opaque surface, what is the angle of reflection? The answer is 65 degree। तो हम क्या करेंगे? हम उसको 90 से माइनस कर लेंगे। कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होगा, सपोज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 30 डिग्री। इस एमसीक्यू में कोई भी ट्रिक नहीं है।
अगर ट्रिक होगी तो आपको पता चल जाएगा, वो कहेंगे सरफेस के साथ एंगल बन रही है, आप 90 से उसको माइनस कर लें। अच्छा ये तो हो गया एमसीक्यूज की छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। एंगल आप यहाँ पर लिख देते हैं इंसिडेंट। अच्छा दूसरी पॉइंट क्या समझी आपने, ये देखिए ये क्या है y एक्सिस, अच्छा ये क्या है सरफेस x एक्सिस। ये बताएं इंसिडेंट लाइट आ रही थी किस किस एक्सिस में आ रही थी, जवाब है x और y एक्सिस के बीच में, सीधी सी बात है। क्या ये z एक्सिस में आ रही थी, नहीं। क्या ये x एक्सिस में आ रही थी, नहीं। क्या ये y एक्सिस में आ रही थी, नहीं। तो किस में आ रही थी, x और y के बीच में। क्या इस x y और z के बीच में, जवाब है नहीं, सिर्फ एक x एक y के बीच में ये इंसिडेंट रे आ रही थी। टकराने के बाद क्या हुआ, जवाब है y और x के बीच से ही गुजर कर चली गई। क्या ऐसा हुआ कि z एक्सिस में चली गई हो, आई हो x y के बीच में और गई हो z x के बीच में, या गई हो z y के बीच, ऐसा नहीं है। जिस प्लेन में आएगी उसी प्लेन में जाएगी। सो आप ये कह सकते हो, दूसरी पॉइंट, द प्लेन containing the normal incident and reflection are always at same plane। प्लेन का मकसद होता है दो एक्सिस का मेल एक दूसरे के साथ। यहां पर देखें, ये हमने दो लॉज यहां से सीख लिए हैं, इनको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ है उसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है। स्नेल्स लॉ क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट स्नेल ने ये बात प्रूव की थी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट एक दूसरे के बराबर होती है। अब बात करते हैं कि भाई हमें एक मुख्तलिफ कलर का कोई भी फूल क्यों दिखाई देता है, मतलब सारे के सारे जो फूल होते हैं वो एक ही कलर के क्यों नहीं दिखते, सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि हमें कलर मुख्तलिफ दिखाई क्यों देते हैं। चलो भाई, पहली बात तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो सन से आने वाली रोशनी होती है, या बल्ब में से आने वाली रोशनी होती है, या सेवर लाइट से आने वाली रोशनी होती है, या ट्यूब लाइट से आने वाली रोशनी होती है, ये सारी की सारी रोशनियां सिर्फ और सिर्फ 7 कलर रखती हैं, 7 से ऊपर कलर नहीं होते, 7 कलर आपस में रखती हैं। ये जो हमारे पास धूप आती है, इस धूप में 7 कलर होते हैं। एक वायलेट कलर होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर का मेलाप धूप के पास होता है, सेवर की लाइट के पास होता है, ट्यूबलाइट के पास होता है, बल्ब के पास होता है, ऐसा होता है। चलो ठीक है, सवाल अब ये है कि हमें मुख्तलिफ कलर के फूल क्यों दिखाई देते हैं, या ऐसा कहा जाए कि हमें जो रोजमर्रा जिंदगी में मटेरियल्स दिखाई देते हैं वो मुख्तलिफ कलर के भी होते हैं, क्यों होते हैं। अच्छा, हमने तो ये सीख लिया कि भाई हमारे पास ये जो आने वाली लाइट होती है, अभी भी ये जो धूप आ रही है, ये धूप भी 7 कलर अपने पास रख रही है। मटेरियलों के पास ये जो पूरे मटेरियल्स होते हैं, फर्ज कर लें, ये इस पेन का मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। इस पेन का जो ये केप है, इस केप को देखें, इस केप का कलर कौन सा है, ऑब्वियसली आप कह रहे हो ब्लू। अगर इस केप का कलर ब्लू है तो ब्लू कलर ये क्यों रखती है केप अपने पास हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये रेड कलर की हो जाए कभी कभी अचानक, या ग्रीनिश कलर की हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। चलो देखते हैं कि माजरा क्या है।
मटेरियल्स एटम से बनते हैं। ये जो केप है, ये केप भी एटम्स से बनी हुई है। अगर एटम्स के पास हम देखें तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एटम्स के पास एक खासियत होती है, जो भी एनर्जी आती है तो एटम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम कहेंगे मटेरियल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि लाइट भी एनर्जी होती है। पर हर एटम की अलग अलग लेवल होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 जूल एनर्जी दे रहे हो तो एटम एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं। उसकी एक मखसूस रिक्वायरमेंट होती है, गुंजाइश होती है। अगर आप उसको 5 जूल एनर्जी दे रहे हो, नहीं एक्सेप्ट कर रहा, 7 जूल एनर्जी दे रहे हो तब एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी वो गुंजाइश हो गई। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि मटेरियल्स, लाइट जब पड़ती है उन पर, लाइट एक एनर्जी है, तो एनर्जी क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो जज़ब कर लेते हैं, हम कहेंगे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलो ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द प्रोसेस इन विच मटेरियल्स गेट कंज्यूम द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी। ऐसा कोई अमल जिसमें मटेरियल्स खर्च कर लें आने वाली एनर्जी को। चलो ठीक है, यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास मटेरियल है, इससे ये मटेरियल देखें, इसके पास क्या क्या हो रहा है, इसके पास लाइट आ रही है, धूप, ये धूप की लाइट आ रही है। चलो ठीक है, धूप में कितने कलर होते हैं, 7 कलर। ये जो धूप होती है इसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, क्योंकि इसमें 7 कलर होते हैं। सेवर की लाइट, बल्ब की लाइट, ट्यूबलाइट की लाइट, ये सारी जो लाइटें होती हैं इसको हम कहते हैं व्हाइट लाइट, जिसमें 7 कलर का बैंड हो। अगर यहाँ पर व्हाइट लाइट आ रही है तो व्हाइट लाइट का मतलब होता है 7 कलरों वाली लाइट। ये मटेरियल ऐसे एटमों से बना हुआ है, या ऐसा कहें कि इस मटेरियल के अंदर ऐसे एटम्स हैं जो सब लाइटें एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब ये व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट में कितने कलर हैं, 7। वायलेट, ये वायलेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। व्हाइट लाइट में और कौन सा कलर है, इंडिगो, वो भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रेड को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू नहीं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबको एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। सिर्फ एक कलर ऐसा है जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और वो कौन सा कलर है, ये ब्लू वाला कलर है। ये मटेरियल आने वाली लाइट में से 6 कलरों को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। अगर वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो वो लाइट बचकर निकलेगी बाहर, और वापस उसी साइड में निकलने को क्या क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो रही है, और आपकी आंखों तक, मेरी आंखों तक, हर जगह देखिए ये कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्लू कलर को। इसीलिए हमें ये कौन से कलर में दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर में। एक बात आपको समझ में आ गई होगी, रिफ्लेक्शन ना होती तो हमें मटेरियल्स दिखाई ना देते। मटेरियल्स इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मटेरियल्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बोर्ड आपको क्यों दिखाई दे रहा है, लाइट आ रही है और ये लाइट बोर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये बोर्ड खुद ही व्हाइट है। व्हाइट का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि ये बोर्ड व्हाइट है, इसका मतलब है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलरों को एक ही मिकदार में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस वजह से आपको ये व्हाइट ही दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें, ये हम मेरी शर्ट का जो कलर है, यहाँ पर ये ग्रीन है। ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है कि आने वाली लाइट में से ये वाला हिस्सा पूरी लाइटों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, रिफ्लेक्ट करता है, और आपकी आंखों पर वो रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंचती है। और आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, इस जगह पर आप ये ग्रीन कलर, इस जगह पर आप ब्लू कलर,
ये रंगीन शर्ट है इसलिए मैंने पहनी हुई है कि आपको पता चले कि कौन कौन से कलर। अच्छा, हमारी जो स्किन वाला कलर है वो स्किन वाला कलर भी इसी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। और हम देखें कि हमारे पास ये जो रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, ये रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन की वजह से। एक फूल है रेड है, क्यों? जवाब है उसके पास जो रोशनी आएगी 7 कलर ले आएगी, उसमें से अगर वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा तभी वो रेड दिखेगा। इसका मतलब रेड कलर वाला जो रोज होता है, फूल होता है, वो फूल रेड इसलिए होता है क्योंकि रेड के अलावा बाकी सब कलरों को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स इट। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं एक कमरा हो, फर्ज कर ले बंद हो पूरा कमरा, और इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर हो, एक ही कलर की लाइट हो, ऐसे होते हैं जीरो बल्ब्स उनको कहा जाता है। सो यहां पर फर्ज कर लें एक कमरा हो, उस कमरे में बहुत सारे बल्ब्स लगे हैं और सारे के सारे बल्ब्स ग्रीन कलर की लाइट दे रहे हैं, दूसरा कोई कलर नहीं है। कौन सा कलर है? सिर्फ ग्रीन कलर। अगर एक कमरे में ग्रीन कलर की लाइट हो, उस कमरे में आप चले जाएं और आपके पास एक रेड रोज हो, एक लाल गुलाब हो। अच्छा, अब बताएं इस कमरे में जहां पर सिर्फ एक ही कलर है, ग्रीन कलर, एक ही कलर वाली लाइट को कहा जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब बताएं उस कमरे में वो रेड रोज रेड दिखाई देगा या ब्लैक दिखाई देगा या व्हाइट दिखाई देगा? तो जवाब है, आप खुद ही मान लें, खुद ही कोशिश करें, वो मालूम कर दें। जवाब ये है कि वो ब्लैक दिखाई देगा, पर इसको समझें आप खुद। इतना सारा लेक्चर दिया है, थोड़ी सी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना भाई। अच्छा, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जो मटेरियल्स दिखाई देते हैं, जैसे ये बोर्ड, ये डाइस, मेरी शर्ट, पेन्स, ये जो भी वॉल्स हैं, ये पंखा है, ये जो भी चीजें हैं हमें दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये सारी चीजें लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जो मटेरियल्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके उनको कहा जाता है ओपेक मटेरियल्स। अब समझ गए? ओपेक मटेरियल। जो मटेरियल्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए उनको क्या कहा जाता है? ओपेक मटेरियल। अच्छा, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे वो लाइट को अपने आप में से पार कर जाते हैं। एक फर्ज कर ले मटेरियल हो और उस मटेरियल के पास रिफ्लेक्शन वाली खासियत ना हो, क्या होगा फिर? और एब्जॉर्प्शन की खासियत भी ना हो, तो ऐसा होगा कि लाइट आएगी, वो मटेरियल लाइट को जाने देगा, अपने आप में से लाइट उस मटेरियल से गुजरकर आगे चली जाएगी। क्या वो मटेरियल दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि ये मटेरियल दिखाई तब देगा जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ये जो ग्लास है बीच वाला, ये आप देखें, अभी क्या हो रहा है? अभी ऐसा हो रहा है कि बोर्ड से आने वाली रोशनी इस ग्लास में से क्रॉस होकर आपकी आंखों में आ रही है। आपको ये ग्लास दिखाई नहीं देगा, पर आपको क्या दिखाई देगा? बोर्ड। क्यों? क्योंकि ग्लास क्या कर रहा है? ग्लास लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, अपने आप में से ट्रांसफर कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। सो इस अमल को क्या कहेंगे हम? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। सो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट जो मटेरियल कर पाए उनको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ऐसे मटेरियल्स जो लाइट को ट्रांसफर करें उनको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। और जो मटेरियल्स लाइट को रिफ्लेक्ट करें उनको क्या कहा जाता है? ओपेक। रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, RAT,
रेट। ये रेट वाला फुल फॉर्म बहुत मशहूर है, इसको आप याद कर लें, क्योंकि अगर भूल भी गए कल को रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन के नाम, तो आपको ये रेट वाला लफ्ज याद होगा, आप इसको फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं। सो ट्रांसमिशन करने वाला मटेरियल क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। अगर मैं आपको कहूं एक ऐसा मटेरियल है थोड़ी सी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और थोड़ी सी लाइट को ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे भी होते हैं। उनमें क्या होता है, अगर इसी शीशे में थोड़ा सा सिल्वर मटेरियल मिला दें तो फिर क्या होगा, या कॉपर मटेरियल मिला दें या ऐसा कोई मेटल हम मिला दें थोड़ा सा, तो ये थोड़ी सी लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, थोड़ी सी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, वो ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे मटेरियल को कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो थोड़ी सी लाइट को ट्रांसफर करते हैं, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करते हैं। थैंक यू।